फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दलित एंड एबोरिजिनल वुमेन राइटर्स। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दलित और एबोरिजिनल वुमेन राइटर्स हैं, उनके वर्क्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब दोनों के वर्क्स के बीच में क्या समानता है। तो इससे पहले मैं आपको लोगों को समझा चुकी हूँ कि दलित और एबोरिजिनल पीपल कौन होते हैं, या एबोरिजिनल और दलित वुमेन कौन होते हैं। तो इससे पहले जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स सिमिलैरिटीज़। तो फ्रेंड्स, चाहे हम बात करें दलित या फिर एबोरिजिनल वुमेन की, तो दोनों जो वुमेन राइटर्स थी तो वो किसके लिए लड़ी, अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए वो लड़ी, अपने आत्म सम्मान के लिए वो लड़ी थी अपनी लाइफ राइटिंग्स के ज़रिए। ऐसे तो कोई भी डंडा लेके या फिर वो कोई गन उठा के नहीं लड़ी थी, बल्कि अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसके ज़रिए जो उन्होंने जो भी आवाज़ थी शोषण के खिलाफ उठाई थी। क्योंकि उनको जो एबोरिजिनल वुमेन थी तो उनको नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर बहुत अपमानित किया जाता था, और जो दलित वुमेन थी तो एक, क्योंकि वो एक फ़ीमेल होने की वजह से, और दूसरा उनको दलित होने की वजह से, मतलब अनटचेबल होने की वजह से उनको शोषण का सामना करना पड़ता था। तो दोनों जो हैं वो अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए लड़ी अपनी ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए। नेक्स्ट आता है, दोनों को जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया कि जैसे जो एबोरिजिनल वुमेन थी उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, और जो दलित वुमेन थी तो उनको कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसका सामना करना पड़ा, मतलब उनको नस्ल के आधार पर जो भेदभाव का सामना करना पड़ा, और जो इंडियन दलित थे उनको जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, या फिर हम कह सकते हैं कि शोषण का सामना उनको करना पड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डबल ऑप्रेस्ड बाय मैन एंड सोसाइटी, डबल ऑप्रेस्ड। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि डबल ऑप्रेस्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दलित, तो जैसे जो दलित वुमेन थी, एक तो वो फीमेल थी, दूसरा वो दलित वुमेन थी, मतलब एक अनटचेबल सोसाइटी से बिलोंग करती थी। तो वो एक फीमेल होने के नाते उनको खुद के परिवार में शोषण का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके ऊपर रोक टोक लगती थी, और दूसरा उनको, क्योंकि वो दलित थी, अनटचेबल थी, तो सोसाइटी में उनको शोषण का सामना करना पड़ता था। और अगर हम एबोरिजिनल वुमेन की बात करें तो एबोरिजिनल वुमेन, एक तो वो ब्लैक कलर की थी, और दूसरी वो क्या थी, एबोरिजिनल थी, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लैक कलर या फिर नस्ल के आधार पर उनका जो शोषण होता था, और दूसरा वो फीमेल्स थी, उनके मैन को खुद जो है वो वाइट मैन की वजह से शोषण का सामना करना पड़ा था। तो एक तो उनको खुद के जो मैन थे उनको ऑप्रेस्ड करते थे, और दूसरे जो वाइट लोग थे वो उनको ऑप्रेस्ड करते थे। तो इस तरह से दोनों को, चाहे हम बात करें दलित की, चाहे हम बात करें एबोरिजिनल की, दोनों को डबल ऑप्रेस्ड किया गया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कि बोथ रिस्ट्रिक्टेड बाय मैन। तो ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि दोनों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन डाली जाती थी मैन के द्वारा, जो उनके खुद के घर के जो लोग होते थे तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालते थे। उसके बाद एक्सप्रेस देयर एंगर थ्रू राइटिंग्स, उन्होंने जो भी अपना एंगर था, अपना एंगर जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया, जो भी उनके साथ शोषण हुआ, तो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी उन्होंने अपनी राइटिंग के ज़रिए। उनकी जो अपनी ऑटोबायोग्राफीज थी उनके ज़रिए जो है वो उन्होंने अपना जो रोष था, अपना जो गुस्सा था, वो अपने अपनी बैकग्राउंड के लिए, अपने अपने समाज के लिए उन्होंने एक्सप्रेस किया। वैसे तो कोई वो डंडा उठा के तो लड़ने गई नहीं थी, ना गन उठा के, बल्कि अपनी राइटिंग के ज़रिए जो है वो उन्होंने आवाज़ उठाई, और अपनी राइटिंग के ज़रिए शोषण के खिलाफ लड़ी। नेक्स्ट आता है बोथ डिनाउंस फ्रैंकली, बोथ डिनाउंस फ्रैंकली, उन्होंने जो शोषण के खिलाफ जो खुलकर आवाज़ उठाई, खुलकर आवाज़ कैसे उठाई, अपनी राइटिंग्स के ज़रिए। नेक्स्ट टैकल द इशू ऑफ आइडेंटिटी, दोनों अपनी पहचान के लिए लड़ी। जो एबोरिजिनल वुमेन थी एज अपने, मतलब एक इंडिजिनियस वुमेन
की पहचान के नाते लड़ी। और जो दलित मूवमेंट थी, क्योंकि वो एक दलित सोसाइटी से बिलोंग करती थी, तो उनको बीइंग ह्यूमन बीइंग उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और जो एवरिजिनल वुमेन थी, तो बीइंग इंडिजीनियस उनको क्या मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, कि दोनों जो है वो डिज़र्व करती हैं रिस्पेक्ट, और दोनों को अपनी अपनी जो असली पहचान है वो मिलनी चाहिए, और अपनी ग्राउंड पे उनको क्या मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रिवील्ड रियल हिस्ट्री। उन्होंने जो भी अपनी राइटिंग्स में बताया, तो उनकी जो रियल हिस्ट्री थी वो बताया, जो उन्होंने या फिर उनकी फैमिलीज़ ने या फिर उनके बच्चों ने अपनी लाइफ में फेस करा, तो वो उन्होंने अपनी राइटिंग में बताया। बोथ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट बाय मैन, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब उनकी इच्छा के खिलाफ जो है वो उनकी बॉडी का यूज़ किया जाता था, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो डिज़र्व करती थी कि उनको लव किया जाए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मैन से, जिस सोसाइटी में वो रहती हैं या जिस घर में रहती हैं, लेकिन वहाँ पे उनको एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब उनकी इच्छा के खिलाफ जो मैन लोग थे उनकी बॉडी का यूज़ करते थे। तो ये भी उनकी राइटिंग में जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, दोनों की राइटिंग में, एबोरिजिनल वुमेन और जो दलित राइटर्स हैं उनके। सेक्चुअली एक्सप्लॉइटेड, उनको सेक्चुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो एबोरिजिनल वुमेन है, तो एक तो उनको वाइट लोगों के द्वारा सेक्चुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था, और दूसरा जो खुद के घर में जो उनके मैन थे उनके द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था, क्योंकि हमने जैसे देखा कि उनको एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ किया जाता था, एक वस्तु की तरह उनको यूज़ किया जाता था, ना कि उनको एक ह्यूमन बीइंग समझा जाता था। जो दोनों थी वो उनको गरीबी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर हम देखें गरीबी का इंडेक्स देखें तो उसमें ज़्यादा जो गरीब हैं वो वुमेन ही होती हैं, तो पॉवर्टी का सामना करना पड़ा। बोथ जो है वो ज़्यादातर ये जो महिलाएं थी, चाहे दलित की बात करें चाहे ओरिजिनल, तो इलिटरेट, अनपढ़ थी ज़्यादातर। नेक्स्ट इनका जो आता है कि इनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना पड़ता था। तो अगर हम बात करें, एक तो गरीबी है, ऊपर से अनपढ़ है, और दूसरा उनको घरेलू काम इतने ज़्यादा होते थे कि दिन रात उसी काम में वो लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो खुद की साफ़ सफाई या खुद के फैमिली की साफ़ सफाई या मतलब इवन कि अपनी जो बॉडी को साफ़ नहीं रख सकती थी, खुद को वो साफ़ सुथरा नहीं रख सकती थी, और उनका जो रहने का जो एरिया होता था वो बहुत ही अनहाइजीनिक होता था, और कई बीमारियों का इनको सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कि बोथ वॉर टू फाइट इट आउट, दोनों ने कसम खाई कि वो इस शोषण के खिलाफ लड़ेंगे। वॉर टू फाइट इट आउट, कि जो भी उनको शोषण का सामना करना पड़ रहा है तो वो इसके खिलाफ लड़ेंगी। तो क्योंकि उनको, चाहे हम एबोरिजिनल की बात करें चाहे हम इंडियन दलित की बात कर रहे हैं, तो दोनों ने कसम खाई कि वो आप क्या करेंगे, अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ के ज़रिए या अपनी लाइफ राइटिंग्स के ज़रिए शोषण के खिलाफ लड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल वुमेन है, तो इसमें जो कुछ वुमेन राइटर्स हैं, तो वो अपनी राइटिंग्स में ये बात करती हैं कि उनको उनको या तो ब्लैक होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि वो चाहती हैं कि वो वाइट हो, और दूसरा उनको एबोरिजिनल होना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे उनका जो सेल्फ डाउट या फिर जो उनका सेल्फ हेट्रेड है वो हमें दिखाई देता है, कि वो खुद से क्या कर रही हैं, नफ़रत कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, कि वो क्योंकि उनको वहाँ पे इतना ज़्यादा उनका शोषण हुआ है उस सोसाइटी में, ब्लैक होने की वजह से या फिर एबोरिजिनल होने की वजह से, जिसकी वजह से वो फिर जो ये वुमेन है वो क्या नहीं होना चाहती, ब्लैक नहीं चाहती, ना ही ये एबोरिजिनल इनको कहा जाए तो वो इनको पसंद है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में, ये तो हमने बात करी थी कि दोनों की जो राइटिंग्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। अब हम लोग देखेंगे दोनों की राइटिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस ये आता है कि उनकी जो कल्चरल बैकग्राउंड है। अब जैसे हम बात करें अगर एबोरिजिनल वुमेन की, तो उनकी जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कि वो ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ जो दलित वुमेन है, वुमेन राइटर हैं, तो वो इंडिया के कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही हैं।
तो जो दलित वुमेन है वो अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो एबोरिजिनल वुमेन है वो अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को। यहाँ पे हम देखते हैं दोनों को बेशक रेशियल दोनों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन थी उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, नस्ल के आधार पर उनके साथ जो है वो शोषण होता था। जबकि जो इंडियन दलित वुमेन है तो उनको जाति के आधार पर, मतलब कि कास्ट वेस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका सामना करना पड़ा, मतलब जाति के आधार पर उनका अपमान किया जाता था या उनके साथ शोषण किया जाता था। तो ये भी एक डिफरेंस है, क्योंकि हम जब भी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो इसमें हमें वेरिएशंस और सिमिलैरिटीज़ को देखना होता है फ्रेंड्स। तो जो इंडियन वुमेन थी तो उनको ऑप्रेस्ड किया जाता था मैन के द्वारा। क्यों किया जाता था? क्योंकि वो फीमेल्स हैं, फीमेल होने की वजह से उनको जो एज़ कम्पेयर टू मैन जो है वो इन्फीरियर माना जाता था। उनको मैन उनको मानते थे कि ये इन्फीरियर हैं, तो इस वजह से उनको ऑप्रेस्ड किया जाता था। दूसरी तरफ जो एबोरिजिनल वुमेन है तो उनको ब्लैक होने की वजह से ऑप्रेस किया जाता था वाइट पीपल के द्वारा भी, और अपने खुद के जो लोग थे उनके द्वारा क्यों, अपने घर के लोगों के द्वारा क्यों? क्योंकि जो उनके घर के लोग थे, मतलब मैन लोग थे, तो उनको खुद जो वाइट लोगों के द्वारा शोषण का सामना करना पड़ा था, तो उस वजह से वो अपनी वुमेन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। जो एबोरिजिनल वुमेन है तो उनकी राइटिंग के जो थीम्स हैं तो वो इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन है, मतलब कोलोनाइजेशन का उनकी धरती पे के ऊपर क्या असर पड़ा, मतलब जो सेटलर आए तो उन्होंने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया वहाँ की जो लैंग्वेज ट्रेडिशन और उनके कल्चर को, उनकी लैंड को और उनके रिसोर्सेज को। तो ये थीम है एक। और दूसरा उनका आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये मेजर थीम है उनकी राइटिंग्स के। फिर लैंड डिस्पोजिशन, क्योंकि जो उनकी खुद की लैंड थी तो उसकी अपने देश की उनको सिटीजनशिप नहीं थी, मतलब खुद की लैंड पर वो क्या थे, अजनबी थे, मतलब उनको सिर्फ वहाँ की औलादे माना जाता था, उनको वहाँ का नागरिकता नहीं मिली थी। ये बहुत देर के बाद जो उनको वहाँ की नागरिकता मिली थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो दलित वुमेन हैं तो उनकी जो राइटिंग्स के जो थीम थे वो क्या थे, कास्ट वेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो मेजर थीम थे उनके कास्ट वेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। दूसरे अगर और हम थीम देखो तो जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, जेंडर रोल, तो ये और भी बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं उनके, लेकिन जो मेजर थीम था उनका वो क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो फ्रेंड्स ये जो आपका पूरा पैराग्राफ है तो इसमें यही चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करी हुई हैं, तो जिनको मैंने पॉइंट्स में बता दिया आपको। तो अगर आप इनको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को अलग अलग करके इसका कंपैरिजन करते हो तो तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही है। और दोनों ने अगर और भी सिमिलैरिटीज़ लिखनी हो तो दोनों जैसे बहुत करेज के साथ और फियरलेस होके जो एबोरिजिनल और दलित वुमेन थी तो उन्होंने लिखा था जो भी उनके साथ हो रहा था। और दूसरा उनका जो ये सिमिलैरिटीज़ में आ जाता है, और डिफरेंस में अगर देखना हो तो उनके जो राइटिंग स्टाइल्स थे थोड़े डिफरेंट थे। उनको लिखने की शैली तो उनकी अलग होगी क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से थी। तो वो जो दोनों हैं वो ब्लेम जो है वो सोसाइटी के ऊपर नहीं डालती इतना ज़्यादा, लेकिन ना ही वो उनसे कोई दया की भीख मांगती हैं, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा जो ज़ख्म मिले हैं, उन औरतों के इतने ज़्यादा जो ज़ख्म मिले हैं कि उन ज़ख्मों की वजह से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि उन्होंने जो है वो ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए जो अपना क्या रोष उन्होंने प्रकट किया। तो फिर वो
बोलती हैं कि जो आने वाली जनरेशन है तो उनको ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ। चाहे दलित वुमेन है, चाहे एबोरिजिनल वुमेन है, तो वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी जो गुजरी हुई पीढ़ियां हैं उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इस चीज़ को जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है, तो अभी मेरे स्कूल में और मेरे खुद के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इवैल्यूएशन सेंटर पे भी जाना पड़ता है, जिस वजह से मेरी वीडियो जो है थोड़ी लेट आ रही है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।